हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज हमारी क्लास का टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सो फार हमने प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से टिश्यू कल्चर किए जाते हैं। स्पेसिफिकली हमने एंथर कल्चर के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से उससे हैप्लॉइड्स डेवलप किए जाते हैं। And now we are moving towards the second part of the biotechnology, जहाँ पर हम लिटरली बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स का यूज़ करके जीन्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम सिर्फ बेसिक आउटलाइन देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए व्हाट इज़ द बेसिक आउटलाइन, और आगे की क्लास में हम उन्हें और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। लेकिन अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। बहुत सारे फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन के जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बूस्ट करते हैं। इसका लिंक आपके चैट बॉक्स और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बस लिंक पर क्लिक कीजिए, इसे डाउनलोड कीजिए। लॉगिन करने के बाद एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनिए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब अलर्ट्स, सब्जेक्ट वाइज क्विज, पावर कैप्सूल, काफ़ी सारा कंटेंट आपको मिलता है जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करता है। सो गो अहेड एंड डाउनलोड द ऐप राइट नाउ। साथ ही साथ अगर आपने एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि सारी वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सके। This is the channel where from morning to evening you get very much content for agriculture। तो आप किसी भी एग्रीकल्चर की तैयारी, एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस चैनल विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। Now we will be moving towards our topic, genetic engineering, right? जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत सरल तो नहीं कहूँगी, लेकिन आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लेकर आऊँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, काफ़ी सारे बच्चों को ये पार्ट डिफ़िकल्ट भी लगता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग की। हैं तो इंजीनियरिंग का मतलब कहते हैं कुछ टूट गया, फूट गया, है ना, प्लास पेचकस लेके आते हैं, उसको ठीक करते हैं। तो बस वही काम यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर बस प्लास पेचकस की जगह पर अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होने वाले हैं। तो यानी कि डीएनए अगर कहीं पर डैमेज हो गया है, रिपेयर करना है, चेंज करना है, उन सभी जगह जेनेटिक इंजीनियरिंग काम आ सकती है, राइट? सो moving towards the definition, what is genetic engineering? It is the process that uses laboratory-based technology to alter the DNA makeup of a organism। एक organism का DNA makeup और genome अगर हम change करते हैं using any laboratory technique, then it is called as genetic engineering। आप सभी जानते हैं, अभी तक हम DNA का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, उनकी जो सीक्वेंस होती है उसी पर हर चीज़ आधारित होती है। ATGC, ये जो 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं, इनकी सीक्वेंस ये डिसाइड करती है कि वो जीन आगे क्या काम करने वाली है। इस सीक्वेंस में अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी हो जाती है तो इसका रिजल्ट काफ़ी बड़े हो सकते हैं। ये हमने म्यूटेशन में देखा है ना। हालांकि अभी हमने वहाँ पर सिर्फ क्रोमोसोमल म्यूटेशंस पढ़ी हैं, फ्रेम शिफ्ट और पॉइंट म्यूटेशंस पढ़ना बाकी है। तो जब हमारे डीएनए के सीक्वेंसेस में कुछ भी चेंज हो रहा है, चाहे हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना, चाहे हम उसको डिग्रेड कर रहे हैं, यानी कि चाहे हम किसी जीन को, उसके फंक्शन को स्लो डाउन कर रहे हैं, साइलेंस कर रहे हैं या अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक शर्त होती है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक शर्त होती है कि आप तभी जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, यानी कि तभी किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी जीव का डीएनए मॉडिफाई कर सकते हैं जब उसके डीएनए मॉडिफिकेशन से ह्यूमन रेस को बेनिफिट हो, है ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन रेस। ऐसा नहीं है मजाक मजाक में करके छोड़ दिया एंड फिर पता चल रहा है चाइना की तरह वो एक कोविड वायरस बन के पूरी दुनिया में आ गया है ना। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो बेनिफिट्स के लिए हो, वो किसी भी नेगेटिव कार्य के लिए यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर हम देखें तो तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, है ना। आप अगर बेस पेयर चेंज करते हैं, ए की जगह टी, टी की जगह सी कुछ भी लगाते हैं,
तो भी ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में आ गया। कुछ पोर्शन जो है डिलीट कर देते हैं तो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है, और कुछ पोर्शन या कुछ सेगमेंट ऐड करते हैं तो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में आ रहा है। बिकॉज ऑन द होल either you are altering, adding or deleting anything, you are changing the sequences of nitrogenous base pair। तो ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म, एंड दैट इज GMO। जस्ट वेट अ मिनट। Okay, sorry for the interruptions. So what is GMO? Genetically modified organism, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा किसी भी जीव का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम, उसका डीएनए सीक्वेंस आप चेंज करते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। वैसे मैंने अभी अभी आप लोगों के लिए एक शॉर्ट्स भी बनाया था। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसजेनिक एंड अ जीएमओ? जीएमओ कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा जिसका जेनेटिक मेकअप चेंज किया गया है। एनी ऑर्गेनिज्म जिसके जीनोम के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके सीक्वेंसेस को बदला गया है, तो उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लेकिन ट्रांसजेनिक क्या है? ट्रांसजेनिक भी एक जीएमओ है, एक ऐसा जीएमओ जिसमें हमने कोई एक्स्ट्रा या फॉरेन डीएनए सेगमेंट या फिर फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करवाया है। ये जो जीन हमने इंट्रोड्यूस करवाया है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से है, डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैं हूँ, है ना, अगर मेरे अंदर किसी ने एक काव से या एक गोट से जीन लिया और मेरे जीनोम में डाल दिया, है ना, तो वो जीन है वो बाहर से आया है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से मेरे अंदर इंसर्ट किया गया है, तो मैं क्या हो जाऊंगी? एक ट्रांसजेनिक हो जाऊंगी। तो क्या मैं जीएमओ नहीं रहूंगी? जी हाँ, मैं जीएमओ भी रहूंगी, क्योंकि मेरा जो जीनोम है वो चेंज किया गया है, उसमें कुछ बदला गया है। तो जीएमओ तो सभी को कहते हैं, है ना, एडिशंस हैं, डिलीशंस हैं, ऑल्टरेशंस हैं, कुछ भी है, उन सब को जीएमओ कहते हैं। लेकिन एक फॉरेन जीन का जो इंट्रोडक्शन होता है तो उसको स्पेसिफिक टर्म में हम ट्रांसजेनिक कहते हैं। ऑल ट्रांसजेनिक्स आर जीएमओ, सभी ट्रांसजेनिक्स जीएमओ होते हैं, लेकिन सभी जीएमओ ट्रांसजेनिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल सी टर्म है और बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है इन दोनों टर्म्स के बीच में। नाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अभी सारी चीजें ना मिली हुई सी लगती है हमें। जब हमें कोई पूछता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, तो फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, तो फिर जीएमओ क्या है, तो हमें लगता है सब सेम है ना, बट द लेवल इज डिफरेंट। जेनेटिक इंजीनियरिंग वो टेक्निक है जिसका यूज आप कर रहे हैं अपने किसी भी जीनोम को मॉडिफाई करने के लिए। जिस ऑर्गेनिज्म का जीनोम आपने मॉडिफाई किया है वो जीएमओ कहलाता है, और जो नया आपने मॉडिफाइड डीएनए बनाया है, जिसकी सीक्वेंसेस आपने चेंज की हैं, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, क्योंकि वो पुराने से अलग है, उसमें आपने कोई और डीएनए फ्रेगमेंट ऐड किया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। तो बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? दो डीएनए जब आपस में अलग अलग डीएनए, है ना, दो अलग अलग डीएनए जब आपस में मिलते हैं और एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर का डीएनए, ये लीजिए अपने आप ही चेंज हो गया है। सो फॉर एग्जाम्पल वेक्टर आप लेते हैं, है ना, तो वेक्टर एक बैक्टीरिया का जीनोम से आपने लिया है, और जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपको ट्रांसफर करना है वो आप कह लीजिए आपने किसी ह्यूमन से लिया है ना, तो एक ह्यूमन की डीएनए फ्रेगमेंट को एक बैक्टीरिया के वेक्टर से आपने मिलाया है। दो अलग अलग टाइप के डीएनए यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये जो लास्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है ये हमारा वेक्टर है ना, दिस इज योर वेक्टर, ये आपका वेक्टर है, और इस वेक्टर में जब यहाँ पर कट लगाया गया है तो यहाँ पर क्या हो गया है?
स्पेस क्रिएट हो गया है ना। ये कट किससे लगते हैं, क्यों लगते हैं, ये वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाली क्लास में, ठीक है। सो ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर में यहाँ पर कट लगाया गया और इस कट में इसके डीएनए को हटा करके आपने एक नई डीएनए फ्रेगमेंट को ऐड कर दिया, है ना। एक नई डीएनए फ्रेगमेंट को ऐड कर दिया है यहाँ पर। ये डीएनए फ्रेगमेंट इसकी नहीं है, कहीं और से आई है। तो अब इतना जो डीएनए है ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया का वेक्टर है और ये इतना जो जीन है ये एक ह्यूमन का जीन है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग जीन्स हैं या दो अलग अलग डीएनए सीक्वेंसेस हैं जो आपस में मिल गई हैं, और जब ये आपस में मिलकर एक जो नया स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, ठीक है। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज अ मॉलिक्यूल, it is a vector into which the desired DNA fragment has been inserted to enable its cloning in an appropriate host. अब ये हमने किया क्यों है, ताकि ये जो नया वेक्टर है इसके द्वारा हम इस जीन को या तो क्लोन कर सके या इस जीन को एक्सप्रेस कर सके, इसलिए हमने इतनी मेहनत की है ना। तो मूविंग कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, हम ये पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं, राइट। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मल्टीप्लाई द जीन, जीन की कॉपीज बनाना है ना। तो जीन की कॉपीज बनाने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले ही स्लाइड में आपको दिखाया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनकर तैयार होता है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप किसी भी बैक्टीरियल सेल या होस्ट सेल में डालते हैं। जनरली इसके लिए ई कोलाई का यूज़ किया जाता है। जब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ ये वेक्टर यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करता जा रहा है, यानी कि आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई करती जा रही है। तो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कैन बी द क्लोनिंग ऑफ द जीन, जब आप जीन की क्लोनिंग करना चाह रहे हैं। सेकेंड, उस जीन का प्रोडक्ट आप यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। उस जीन का प्रोडक्ट आप यूज करना चाह रहे हैं, लाइक इंसुलिन, ठीक है, या एंटी बैक्टीरियल जो हमारे ड्रग्स हैं उनको हम लेते हैं, है ना। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इन जीन्स का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ह्यूमन जो इंसुलिन है उसका जो जीन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन इंसुलिन, वो निकाला जाता है, वो इसी तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू एक बैक्टीरिया में डाला जाता है। अब ये बैक्टीरिया इस जीन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है, यानी कि ये आपके लिए इंसुलिन बनाता है। जब इंसुलिन बन जाता है तो हम इस इंसुलिन को बॉटल्स में फिल करते हैं, आइसोलेट करते हैं, फिल करते हैं और एज अ वैक्सीन उसको हम मार्केट में उतार रहे हैं। यानी कि आप उस जीन का प्रोडक्ट यूज करना चाह रहे हैं, जीन क्लोनिंग में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। द थर्ड वन इज यू आर नॉट यूजिंग द प्रोडक्ट इन बॉटल्ड फिल, है ना। आप ऐसे बॉटल में फिल करके आपको प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है, बट आप जिस ऑर्गेनिज्म में इस जीन को डाल रहे हैं, यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस दिस जीन, आप इस जीन को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। एक्सप्रेशन इज लाइक बीटी कॉटन, है ना। तो बीटी कॉटन में जो क्राई जीन है वो एक्सप्रेस हो रहा है, तभी तो इंसेक्ट उसे खाकर मर रहे हैं। अगर ये जीन एक्सप्रेस नहीं होगा तो बेशक आप ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए, आपने तो जीन डाल दिया, लेकिन जब वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, टॉक्सिन ही नहीं बन रहा, तो जब कोई भी इंसेक्ट उस पर खाएगा, क्या वो मरेगा? नहीं मरेगा, है ना। तो जिस होस्ट में आप इसको डाल रहे हैं, जिस ऑर्गेनिज्म में आप इसको ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, वहां पर आप इसका एक्सप्रेशन करवाना चाह रहे हैं, यू वांट टू एक्सप्रेस दिस जीन, राइट। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव हमारे हो सकते हैं, क्लोनिंग, एक्सप्रेशन एंड यूजिंग द प्रोडक्ट फॉर द अदर पर्पसेस। तो ये तीन हमारे क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाउ कम्स टू द प्रोसीजर,
व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दिस टेक्निक? हमने देखा कि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, और ये काफ़ी यूज़ भी आता है, लेकिन हमें ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना कैसे है, एक प्रॉपर प्रोसीजर से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें डीएनए आइसोलेशन सीखना होगा, है ना। हम एक सेल से उसका डीएनए निकाल सकते हैं, लीविंग ऑल द सेल डेब्रीज, चाहे उसकी सेल वॉल है, सेल ऑर्गन्स हैं, साइटोप्लाज्म है ना, हम उन सबको नीचे छोड़कर सिर्फ उसके जीनोम यानी कि डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका पूरा जो है प्रोसीजर हम एक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन जनरली ये सी टैब मेथड से किया जाता है। ओके, सो आपने डीएनए निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया। अब ये पूरा जीनोम आपको नहीं चाहिए, आपको इसमें से एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट चाहिए। जिस फ्रेगमेंट या जिस जीन को आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, या जिस जीन को आप क्लोन करना चाह रहे हैं, है ना। तो अगर आपके पास पूरा डीएनए है, इस पूरे डीएनए में से आपने सिर्फ ये पोर्शन है, तो ये पोर्शन लेना है, जीन वाला पोर्शन लेना है, जिस पर्टिकुलर जीन पर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो ये जो जीन आप आइसोलेट करेंगे, है ना, तो सबसे पहले तो हमें जिस जीन पर काम करना है, जिस जीन को ट्रांसफर करना है, उसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, हमें उस जीन की सीक्वेंस पता होनी चाहिए, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई दिस इज द जीन। ठीक है, जब आप जीन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, राइट, तो यहाँ से और यहाँ से एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा और इसे कट कर देगा। जब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर देगा तो आपके पास ये जीन्स वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, एंड दिस यू आर गोइंग टू यूटिलाइज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब आपको एक सुटेबल वेक्टर भी चाहिए जिस पर हम इसको माउंट कर सकते हैं, यानी कि जिस पर हम इसको बिठा सकते हैं। तो हमें एक सुयोग और सुटेबल वेक्टर चाहिए होगा, है ना। तो वेक्टर चाहिए। अब मान लीजिए ये सर्कुलर वेक्टर है, ये हमें सही लग रहा है इसके लिए, तो हमने ये वेक्टर भी आइसोलेट कर लिया विद द सेम मेथड, है ना। जब हमने वेक्टर को आइसोलेट कर लिया है, जीन फ्रेगमेंट को आइसोलेट कर लिया है, अब इन दोनों को मिलाना भी तो है। क्या बनाना है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं। ये एक एंजाइम है। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम डीएनए को काटता है। ठीक है, जिस तरीके से हमने ये फ्रेगमेंट काटा है उसी तरीके से, और विद द सेम एंजाइम, ये बहुत जरूरी है, विद द सेम एंजाइम आप जो है इस वेक्टर को भी कट करते हैं, और यहाँ पर कुछ स्पेस आपका खाली हो जाता है। ठीक है, द स्पेस इज नाउ एम्प्टी। कुछ स्पेस जब खाली हो जाएगा, है ना, ये इस तरीके से ये स्पेस खाली हो गया है। अब इस जीन को हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, तो ये अपने आप हवा में बैठा बैठा तो रेप्लिकेट नहीं कर सकता है ना, आपकी पेट्री प्लेट पे तो रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। इसे एक लिविंग सेल चाहिए होगा, यानी कि आपको इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक बैक्टीरिया में, जिसको हम जनरली ई कोलाई में लेते हैं, है ना, तो ई कोलाई में आपको इसको ट्रांसफर करना है, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है इसको ई कोलाई में डालना है। ठीक है, जो ये प्रोसीजर होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब आप किसी होस्ट सेल में डालते हैं, उसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या? उसने आपने उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है ना, उसको बिल्कुल बदल दिया है, या फिर उसमें आपने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस कराया है। राइट, नाउ ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन अब हम सेलेक्ट कैसे करेंगे कि कौन से बैक्टीरिया में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया है और कौन सा बैक्टीरिया नॉर्मल है जो बिना रिकॉम्बिनेंट डीएनए के हैं। तो बैक्टीरिया हमारे ह्यूमंस जितने बड़े बड़े तो है नहीं कि हमें पता चल जाएगा, है ना, तो इसके लिए हमें सूटेबल मार्कर्स का यूज़ करना पड़ता है, सो दैट वी कैन सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट्स ओनली, ताकि हम सिर्फ रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट कर सकें। तो ये होता है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। यानी कि मान लीजिए आपके पास एक बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया है ना, इस बैक्टीरिया में इसका अपना सर्कुलर वेक्टर है,
और इस बैक्टीरिया में आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है ना। और एक और बैक्टीरिया है हमारे पास, उसमें कोई वेक्टर ही नहीं है, वो खाली है, ठीक है। तो बहुत तरीके के आपके पास इस कल्चर में बैक्टीरिया होंगे। अब हमें इसको भी रिजेक्ट करना है, इसको भी रिजेक्ट करना है, सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें सिलेक्शन करना होगा, और सिलेक्शन कैसे होगा? सुटेबल मार्कर्स की हेल्प से होगा। मार्कर्स कैन बी सेलेक्टेबल और स्कोरेबल। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने आने वाली क्लास में। ये एक आपका ओवरऑल प्रोसीजर है ना। What are these restriction enzymes? What are the types? What are vectors? How we going to select the vectors? ये सारी चीज़ों पर हम एक एक क्लास में बात करेंगे, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नाउ क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन, है ना। अब जब आपने रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट कर लिया है, या तो आप इस जीन की क्लोनिंग करवाना चाहते हैं, इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हैं, या फिर आप इसको एक्सप्रेशन करवाना चाहते हैं, यानी कि इस जीन का एक्सप्रेशन हो और प्रोडक्ट फॉर्म हो। दोनों ही सिचुएशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसीजर फॉर दिस टेक्निक। तो पूरी टेक्निक कैसे करनी है? हमें एक जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, एक सुटेबल वेक्टर चाहिए, दोनों को जोड़कर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सुटेबल होस्ट में डालना है। होस्ट जब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो सिलेक्शन करना है रिकॉम्बिनेंट्स का, और उसके बाद हम इसको चाहे क्लोनिंग के लिए यूज़ करें, चाहे एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करें। तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये जो ग्रीन है ये क्लोनिंग वेक्टर है ना। और यहाँ पर ह्यूमन कोई भी बेसिकली डीएनए है, डीएनए से हमने अपनी फ्रेगमेंट जो है अलग कर ली है, जिस फ्रेगमेंट पर हमें काम करना है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसमें यहाँ पर कट लगवाएंगे और ये स्पेस एम्प्टी हो जाएगा। जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने इस जीन को कटवाया है, वही सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है, इसके साथ ही जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है लाइगेट करेगा, यानी कि चिपक जाएगा, क्योंकि जब आप सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाते हैं, सो द एंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, वो इजीली एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बना है, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है, ये वेक्टर आया है, और ये जुड़ गए हैं। जुड़ के किसकी हेल्प से हैं? डीएनए लाइगेज की हेल्प से जुड़ते हैं, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज हेल्प करता है इनको जोड़ने में, इन टाइप ऑफ अ गम और ग्लू और फेविकोल, है ना, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहा जाता है। तो डीएनए लाइगेज यानी कि मॉलिक्यूलर ग्लू ने इसको चिपका दिया है, रिकॉम्बिनेंट को आपने किसी बैक्टीरिया सेल में डाल दिया है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब देखिए, यहाँ पर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता जाएगा, आपकी जीन मल्टीप्लाई होती जाएगी। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग द जीन क्लोनिंग। आप क्या कर रहे हैं? जीन क्लोनिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसीजर होता है आपके क्लोनिंग का, राइट। नाउ आपने प्लाज्मिड देखा, है ना, बैक्टीरिया देखा, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग निकाल लिया। इससे हमने प्लाज्मिड को आइसोलेट किया, यहाँ से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया, और इसमें हमने क्या किया? मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट लगवाया, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं जो डीएनए को काट सकते हैं। तो इस तरीके से उसमें एंड्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि एक स्पेस प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब ये जो स्पेस प्रोड्यूस हुआ है, इसमें आपका जीन जो है आकर जुड़ जाता है और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। लाइगेज हेल्प करता है इन फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए, इसको मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनकर तैयार हो गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सम ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स के एग्जाम्पल्स पर। देखिए, हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में ज़रूर बात करेंगे, बट अगेन अ स्पेसिफिक क्लास, बिकॉज हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, हमसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में ऑफ कोर्स ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
तो उनको हम लाइक बीटी कॉटन है, आपका मस्टर्ड है, ट्रांसजेनिक मस्टर्ड है, फ्लेवर सेवर टमाटो है या गोल्डन राइस है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे अपनी एक स्पेसिफिक क्लास में। यहाँ पर मैंने सोचा कि कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल से भी आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए ताकि हमारी नॉलेज थोड़ी सी और ब्रॉड रहे, है ना। तो मेरे पीछे देख रहे हैं आप एक काव, और इस काव का नाम रोजी है, ठीक है, डोली नहीं है। काफी लोग वहां पर डोली टिक करके आ जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव जिसका नाम रोजी है। बाय द वे, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है डॉली कौन है, ठीक है। अब ये मत कहिएगा मेरी बुआ की लड़की का नाम डॉली है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बायोटेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो डॉली कौन है ये आपको बताना है, रोजी कौन है ये मैं बता देती हूँ। सो रोजी इज अ काव विच इज अ ट्रांसजेनिक काव। लेकिन इस काव में क्या स्पेशलिटी है, हम सभी जानते हैं कि हर एनिमल अलग होता है ना। इसलिए आप जब बच्चा होता है, जो ह्यूमन बेबी होता है, हम उसे फॉर्मूला मिल्क तो पिलाते हैं अदर देन मदर्स मिल्क, लेकिन उसे काव या बफेलो मिल्क नहीं पिलाते। उसके लिए डॉक्टर्स मना करते हैं, बिकॉज जो काव और बफेलो मिल्क में प्रोटीन्स हैं, दे आर नॉट ईजिली डाइजेस्टिबल बाय द बेबीज उसको जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उन्हें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, राइट। ये काव एक स्पेशल काव है जो मदर जैसा मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि ह्यूमन मदर जैसा मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है। सो दिस काव हैज अ स्पेशल अल्फा लैक्टल एल्ब्यूमिन विच इज फाउंड इन दिस मिल्क, जो कि एक ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है, एंड इट मेक्स अ बैलेंस्ड फूड फॉर द ह्यूमन मिल्क, है ना। तो हमें फॉर्मूला मिल्क पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर हम रोज़ी का दूध अपने बच्चे को पिलाएंगे, ही विल बी एबल टू डाइजेस्ट इट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिमिक करता है मदर्स मिल्क से, ह्यूमन मदर मिल्क से। तो ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव थी और इसका नाम रोज़ी था, ये याद रखना है। तो इसमें बेसिकली हमने क्या किया है, हमने मिमिक करने की कोशिश की है कि जो ह्यूमन मिल्क में हमें प्रोटीन्स मिलते हैं वो हम एक काव के मिल्क में भी ऐड करें, ताकि हम बहुत सारी टेक्निकल बायोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं जहाँ पर कभी कभी मदर मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाती और बेबीज़ को एक्सटर्नल फीड की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर दे कैन बी हेल्पफुल टू अस, राइट। नाउ सैल्मन, है ना, जो लोग फिश खाते हैं, सो दिस फिश इज ऑल्सो अ ट्रांसजेनिक फिश। ये भी एक एक्चुअली नॉट ट्रांसजेनिक, इट्स अ GMO, है ना, एक GMO है, राइट। तो ये आपकी एक कंपनी है एक्वा बाउंटी, इसने इसको बनाया है, राइट। और ये जनरली जो है 18 मतलब इससे ज़्यादा टाइम लगाती है, 36 मंथ्स लगाती है, बट नाउ इट कैन रीच टू द मार्केट टू द 18 मंथ्स, ठीक है। ये 18 मंथ्स में मार्केट में पहुंच पाती है। इसका क्या मतलब है, देखो एक लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब इसकी डिमांड ज़्यादा है एंड सप्लाई कम है बेसिकली, क्योंकि 36 मंथ्स लेगी फ्रॉम इट्स बर्थ टू बिकम द मैच्योर वन, जहाँ पर ये मार्केट में आ सकती है, फिश ईटिंग जो लवर्स हैं उनको मिल सकती है, राइट। इसके इस गैप को फिल करने की कोशिश की गई है इस कंपनी के द्वारा, जहाँ पर अभी 36 मंथ्स ना लेकर के 18 मंथ्स ही लेती है मैच्योर होने में। तो मार्केट में जल्दी जल्दी आएगी, सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी और एक बैलेंस क्रिएट होगा, है ना। सो दिस फिश जो जनरली 18 महीने डबल टाइम ले रही थी, 36 मंथ्स ले रही थी, वो मार्केट में 18 मंथ्स में आती है, बिकॉज सम ऑफ इट्स जीनोम हैज़ बीन चेंज टू एज फास्ट, ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो फास्ट हो सके, इसकी एज फास्ट बढ़ सके, बिल्कुल हंसी का मोतवानी की तरह, है ना। शकलक बूम में इतनी छोटी सी आती थी एंड आफ्टर जस्ट फ्यू ईयर्स शी केम लाइक एन अडल्ट एंड शी वाज इन अ मूवी लाइक अ हीरोइन, है ना। तो वो बहुत जल्दी बड़ी हुई थी, सुनने में भी आया था शी टुक सम ड्रग्स और समथिंग लाइक दैट, जिसकी वजह से वो जल्दी मैच्योर दिखने लगी है। तो कुछ ऐसी ही कहानी इस सैल्मन के साथ है कि हम इसको जल्दी, इसका टाइम पीरियड जो है इसकी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं ताकि जल्दी मार्केट में आ सके और इसकी डिमांड जो है मार्केट में कंप्लीट हो सके। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कैनेडा, लेकिन इसमें काफ़ी सारे लोगों ने इसको अपोज भी किया था, क्योंकि इस पर GMO का टैग नहीं लगाया था बाय द सेलर, तो विच वॉज नॉट राइट, है ना। इफ़ यू आर
giving us a modified organism, at least you should mark it GMO, ताकि जो लोग खाना चाहें वो खा सकते हैं, लेकिन जो लोग अवॉइड करना चाहें वो अवॉइड भी कर सकते हैं, राइट. मूविंग अहेड विद अनदर ट्रांसजेनिक एनिमल, दिस इज अ चिकन, है ना. तो काफ़ी लोग चिकन लवर भी हैं, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए. तो आप सभी जानते हैं चिकन बनाने के लिए बर्ड से फेदर को अलग करना एक काफ़ी टीडियस और काफ़ी मेहनत वाला काम है. तो क्यों ना हम ऐसे ही बर्ड्स बनाएं जिन पर फेदर्स ही ना हो, तो बड़ा अच्छा रहेगा, हमें फेदर्स रिमूव ही नहीं करने पड़ेंगे, जस्ट कुक इट एंड ईट इट. सो दिस इज़ द ट्रांसजेनिक चिकन, जिसमें फेदर्स डेवलप नहीं होते हैं, and it can be easily cooked and eat by you or by anyone, right. But ये actually थोड़ा सा क्रूअल है एनिमल्स के ऊपर, क्योंकि इसमें जो फेदर्स हैं वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से, बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस से, है ना. गर्मी में ठंड में थोड़ा उसको गर्म रखने की कोशिश करते हैं. मेटिंग के टाइम पर वो पंख फड़फड़ाते हैं या अपने मेट को होल्ड करते हैं, उन सभी चीज़ों में काम आते हैं. बट यहाँ पर पंख नहीं है, तो बेसिकली इनका जीवन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. they are more prone to diseases, they are more prone to environment. तो हम सिर्फ अपनी खुशी के लिए इस बेचारे को काफ़ी दुख दे रहे हैं, which is not right. Okay, now moving to another transgenic animal, and that is see-through frog. You can see the picture. Frog बिल्कुल transparent है, you can see everything inside the frog. तो ये हमें क्यों करना पड़ा, है ना. सो अभी तो नहीं होता है, लेकिन पहले अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे होते तो 12th में ही स्कूल में आपको फ्रॉग का डाइसेक्शन सिखाया जाता है ना. कितने सारे फ्रॉग्स मारने पड़ते हैं जस्ट टू सी द डाइसेक्शन. और इफ़ यू वांट टू टेस्ट एनी ड्रग और एनी मेडिसिन और एनी अदर रिसर्च वर्क, है ना, क्या वो फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी एनाटमी क्या चेंज हो रही है उस चीज़ से, तो उसके लिए हमें फ्रॉग्स को मारना पड़ता था, डाइसेक्ट करना पड़ता था. तो यहाँ पर वो चीज़ कम हो जाती है कि ये सी थ्रू फ्रॉग है, यू कैन सी द इनसाइड, है ना, उसके आप अंदर देख सकते हैं. एंड उसके लिए आपको उसको काटने की, उसको मारने की ज़रूरत नहीं है ना. सो दीज सी थ्रू फ्रॉग्स आर फॉर रिसर्च पर्पजेस ओनली. तो इसके एक्चुअली स्किन में जो पिगमेंट्स डेवलप होते हैं, हमने सिर्फ उन जीन्स को साइलेंट कर दिया है. अब पिगमेंट डेवलप नहीं होंगे तो वो सी थ्रू फ्रॉग ही बन जाएगा, है ना. आई गेस एक दिन सी थ्रू ह्यूमन बींग्स भी बन जाएंगे. क्या हो रहा है इसके डाइजेशन सिस्टम में, खाना कहाँ तक पहुँचा है देख लेते हैं, राइट. क्योंकि हमारी स्किन ही हमारा आउटर प्रोटेक्शन लेयर है, इसमें पिगमेंटेशन होती है. अगर पिगमेंटेशन नहीं होगी सो इट विल बी विजिबल, है ना, ये विजिबल हो जाता है. हालांकि फ्रॉग्स आर मच सिंपलर देन ह्यूमन बींग्स में काम इतना आसान नहीं है. बट एज वी से बायोटेक्नोलॉजी डज नॉट हैव एनी लिमिट्स, और यही बायोटेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि लिमिट्स नहीं है तो कहीं पर पहुँच कर नुकसान भी कर सकती है और लिमिटलेस फ़ायदे भी कर सकती है. चलिए, एंड द हियर वन कम्स द ग्लो फिश, है ना, ये जनरली एक्वेरियम्स में यूज़ की जाती हैं. तो हमने जेली फिशेस को तो देखा है, जेली फिशेस अच्छे से ग्लो करती है, जैसे लाइट उनमें जल रही है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगती हैं. तो भाई किसी ने सोचा हमारे एक्वेरियम में भी ऐसी फिशेस होनी चाहिए जो ग्लो करें. तो जेली फिश से ये ग्लो जीन निकाला गया. एंड जो हमारी ज़ेब्रा फिशेस हैं और जो हमारी नॉर्मल फिशेस हैं जो एक्वेरियम में हमें यूज़ करते हैं, उनमें ये जीन डाला गया एंड दे आर ग्लोइंग, राइट. सो दिस जीन वाज योर ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन जीन, है ना, GFP, जो कि जेली फिशेस से लिया गया है और ज़ेब्रा फिश में ट्रांसफर्स किया गया है फॉर द ग्लो फिशेस. सो हियर कम्स द एंड टू द क्लास. होपफुली ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे एंड कुछ इनमें से आप लोगों ने ऑलरेडी सुने हुए भी होंगे. एनीवेज, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में अपनी और टेक्निकल डिटेल्स के साथ फॉर दिस क्लास. सो स्टे ट्यून्ड विद मी, यानी कि डॉक्टर मीनाक्षी राठी, एंड डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7. दीज आर योर बैचेस गाइज. अगर आप ICAR PG का रिकॉर्डेड बैच लेना चाहें
सो यहाँ पर मैंने और हीना मैम ने आपका यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करवाया हुआ है। यू कैन हैव दिस बैच। आप अगर IBPS AFO की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका कंप्लीट प्री प्लस मेंस बैच है। और साथ ही साथ अगर आप झारखंड FSO की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज द बैच फॉर यू, है ना। इन सभी बैचेस में एनरोल करते वक्त आप एप्लीकेशन का यूज करें और एक कूपन कोड लगाएं Y448A। जब आप Y44 लगाएंगे तो आपको मिलेगा 77% का डिस्काउंट ऑन ऑल योर सीरीज, राइट। तो Y448। नेक्स्ट इज योर इंडिविजुअल बैचेस। कभी कभी होता है ना, मेरी तैयारी पूरी है बट मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। लाइक यू कैन, if you want to master your pathology, you can join जुनून with हीना मैम, है ना। हीना मैम यहाँ पर जुनून क्लासेस ले रही हैं। these are live classes, not recorded one। तो आप यहाँ पर हीना मैम के साथ जुड़ सकते हैं for the pathology and this batch is just 735। वहाँ पर आपको pathology के साथ other subjects भी मिलेंगे like animal husbandry and जो भी होंगे मैम के पास एक्चुअली मेंशन है, हाँ, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी साइंस एंड प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। सो एनिमल हस्बेंड्री फ्रॉम प्लांट साइंस पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप उसके साथ किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो ऑफ कोर्स यू कैन अटेंड दैट टू। बट फिलहाल यहाँ आई एम सेइंग फॉर द पैथोलॉजी यू कैन ज्वाइन दिस क्लास। आपको क्रॉप फिजियोलॉजी डिटेल में पढ़नी है तो आप मंथन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी क्रॉप फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से कराई जाएगी। अदर सब्जेक्ट इसमें फॉरेस्ट्री है, जेनेटिक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, मेट्रियोलॉजी है, विच आर नॉट अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द प्लांट साइंस है, लेकिन अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो दिस विल बी हेल्पफुल, है ना। उसी तरीके से संकल्प है जो आपकी जनरल एग्रीकल्चर की तैयारी करवाएगा। तो आप इंडिविजुअल बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ एंड सभी की फीस काफ़ी कम है, 7,335। अगेन यू कैन यूज दिस कोड Y448 टू गेट एनरोल इन दीज कोर्सेज। और अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर महापैक विल बी द सॉल्यूशन, जहां पर आपको सारे बैचेस की लाइव क्लासेस, उनकी टेस्ट सीरीज, उनकी ई बुक्स सब एक ही जगह मिल जाता है। एंड इसका प्राइस है 7,359, जो कि पूरे साल का प्राइस है, जहां पर मल्टीपल जो भी आपके एग्जाम्स हैं उन सब को कैटर करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लगाते हैं फुल स्टॉप टू आवर क्लास। हाउ डिड यू फेल्ट अबाउट द क्लास? आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में एंड शेयर विद ऑल द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो भी प्लांट साइंसेस, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग से नेट या ICAR या CUET की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।